नमस्ते आप सभी को। आज हम देख लेते हैं मेरे जीवन के कुछ चित्र आत्मकथा के प्रश्नोत्तर। और प्रीवियस वीडियो में मैंने इस पाठ का सारांश दे दिया था। कक्षा 12 की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसमें आपके विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर के अपनी विषय की जानकारी देख सकते हैं। पाठ से संबंधित गद्य पद्य प्रश्नोत्तर कवियों के जीवन परिचय सब कुछ प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। आज हम इस पाठ का प्रश्नोत्तर देखते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा सबसे पहले अपनी माता का स्मरण क्यों करते हैं और उनकी दिनचर्या लिखिए। उनकी माता की दिनचर्या लिखिए। तो हमें इसका उत्तर लिखना है कि अपने अतीत के झरोकों में झांकते समय, अतीत मतलब जो गुजर चुका है, में झांकते समय डॉक्टर रामकुमार वर्मा के मन मस्तिष्क में जो सबसे पहले तस्वीर उभरती है वह है उनकी पूजनीय प्रातः स्मरणीय माताजी राजरानी देवी। क्या नाम था डॉक्टर रामकुमार वर्मा की माताजी का? राजरानी देवी। डॉक्टर वर्मा अपनी माता जी का बहुत आदर और सम्मान करते थे। उनकी माता एक उच्च कोटि की संगीतज्ञ एवं काव्य विज्ञान से परिपूर्ण थीं। उन्हीं की प्रेरणा, स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद से वे कविता लेखन के क्षेत्र में कदम रख सके। अतः डॉक्टर वर्मा अपनी माता में न सिर्फ करुणामयी माँ का रूप देखते हैं अपितु एक गुरु का बिंब भी उन्हें अपनी माँ में दिखाई देता है। अतः डॉक्टर रामकुमार वर्मा सबसे पहले अपनी माता का स्मरण करते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की माँ एक कुशल संगीतज्ञ एवं कला प्रेमी महिला थी। उनके कंठ में अद्भुत मिठास थी। वे सुबह सवेरे जल्दी उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के राग विभास के स्वरों भोर भये जागहु रघुनंदन का तन्मयता से गान करती थी। परिवार के अन्य सभी सदस्य लोग उनके कोकिल कंठ को सुनने के लिए उनके पास एकत्रित हो जाते थे। ये नियम उनका प्रातः का था। प्रातःकाल गान के समय ही वे अन्य आवश्यक कार्यों को संपादित किया करती थीं। यानी कि इस नियम के बाद ही, राग विभास गाने के बाद ही वो अपने दैनिक कार्य करती थीं। ठीक है, तो क्या है इसका उत्तर? क्या है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा सबसे पहले अपनी माता का स्मरण क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी माता उनके लिए कौन थी? प्रेरणादायी थी, मार्गदर्शक थी और वह उनमें एक करुणामयी माँ का रूप तो देखते ही थे, साथ ही गुरु का भी उन्हें एक आदर्श रूप दिखाई देता था। किसमें? अपनी माता में। गुरु का बिंब दिखाई देना यानी कि गुरु का जो रूप है, चित्र है, वह उन्हें अपनी माता में दिखाई देता था। दूसरा प्रश्न है, बचपन में लेखक किस पात्र के अभिनय के विशेषज्ञ थे? इस अभिनय का प्रभाव उन पर कितने समय तक बना रहा? तो हमें इसका उत्तर लिखना है कि बचपन से ही लेखक को कुश्ती लड़ने, नाटक करने, अभिनय करने और पढ़ने का बहुत शौक था। वैसे तो लेखक ने नाटकों में कई पात्रों का अभिनय किया, किंतु श्री कृष्ण का अभिनय करने में उन्हें दक्षता प्राप्त थी। दक्षता का मतलब होता है कुशलता या निपुणता हासिल थी। वे उसके विशेषज्ञ माने जाते हैं। श्री कृष्ण का अभिनय करने के लिए उनके गुरुजन उन्हें शहर के बाहर भी लेकर जाते थे। कई लोग तो उन्हें श्री कृष्ण कहकर ही पुकारने लगे थे। श्री कृष्ण का अभिनय लेखक पर प्रभाव बचपन से ही रहा है। इस पात्र के अतिरिक्त उन्हें किसी अन्य चरित्र का अभिनय करने में आनंद या मज़ा नहीं आता था। जैसे जैसे लेखक ने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया, श्री कृष्ण का अभिनय छूटता गया क्योंकि अब वे बड़े हो गए थे। तीसरा प्रश्न है, नाग पंचमी के दिन घटित अखाड़े की घटना का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो हमें इसका उत्तर क्या लिखना है? बचपन से ही लेखक को कुश्ती लड़ने, नाटक करने, अभिनय करने और पढ़ने इत्यादि का शौक था। साथ ही लेखक इनकी प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। सदैव ही उत्सुक रहते थे। जो प्रतियोगिताएं होती थीं, चाहे वो कुश्ती की हो, खेल की हो, अभिनय की हो या शिक्षा क्षेत्र की हो, तो वह उनमें सभी में भाग लेते थे। एक बार बचपन में लेखक अपने पिताजी के साथ तमाशा देखने के लिए गए। वह नाग पंचमी का दिन था। अखाड़े में कुश्ती की प्रतियोगिता चल रही थी। दूर दूर से कई पहलवान मैदान
में आए हुए थे कुश्ती के लिए और अपना अपना भाग्य परखने के लिए डटे थे। प्रतियोगिता के दौरान एक पहलवान सबको चित्त करता गया और फुल्लम यानी कि सर्व विजयी घोषित हुआ। दम्भ के मारे वह पहलवान अखाड़े की मिट्टी को शरीर पर मलते हुए ताल ठोककर किसी को भी उसका मुकाबला करने के लिए खुली चुनौती देने लगा। लेखक अपने पिताजी के साथ ये सब देख रहे थे। उन्हें इस चुनौती से दूर भाग जाना गवारा ना हुआ। उन्होंने आओ देखा न ताओ देखा और उस फुल्लम की चुनौती को स्वीकार करते हुए कुश्ती के लिए ललकारा। दोनों पहलवानों ने अखाड़े की मिट्टी में अपना हाथ मलते हुए बोल बजरंगबली के उद्घोष के साथ भिड़ गए। मात्र 5 मिनट से भी कम समय में वह फुल्लम पहलवान फुस्स हो धरती की धूल चाट रहा था और लेखक के चेहरे पर विजयी आभा तैर रही थी। यानी कि जो लेखक हैं उन्होंने उस पहलवान को हरा दिया था और लेखक जीत गए थे। तालियों की करतल ध्वनि के मध्य लेखक को शेरवानी और नगद पुरस्कार उपहार स्वरूप दे दिए गए। लेखक ने प्राप्त करके उदारता से के साथ उसी फुल्लम पहलवान को दे दिया जो उन्हें पुरस्कार मिला था, तो वह उन्होंने उस पहलवान को दे दिया। अगला प्रश्न है चौथा, माँ ने रामकुमार वर्मा को पढ़ाई के संबंध में क्या दिशा निर्देश दिए? तो हमें इसका उत्तर लिखना है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की माँ एक सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत महिला थी। वे अपने बच्चों में भी शिक्षा के उच्च संस्कार प्रदान करना चाहती थी। यह उन्हीं के मार्गदर्शन और सीख का फल है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा कभी अनुत्तीर्ण नहीं हुए, बल्कि वे सदैव डिवीज़न में ही उत्तीर्ण होते रहे। पढ़ाई के संबंध में दिशा निर्देशित करते हुए उनकी मां ने उनसे कहा था कि पढ़ाई में उन्हें पहले दर्जे का ध्यान रखना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति उसी एकाग्रता एवं समर्पण के साथ प्रयत्नशील रहना चाहिए जिस प्रकार महाभारत काल में अर्जुन ने चिड़िया की केवल आँख पर अपना ध्यान रखा था। ठीक है, तो यह लेखक की मां ने पढ़ाई के संबंध में लेखक को दिशा निर्देश या निर्देश दिए थे, आदेश दिया था। और जिस प्रकार से लेखक की मां ने लेखक यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के लिए जो निर्देश दिए थे, उसी प्रकार से कक्षा 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति इसी एकाग्रता और समर्पण के साथ प्रयत्नशील रहना चाहिए और वैसे ही रहना चाहिए जैसे कि महाभारत काल में अर्जुन ने चिड़िया की आँख पर ध्यान केंद्रित किया था और वो विजयी भी हुए थे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इसी प्रकार से आप लोग भी एकाग्रचित होकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और मात्र आप लोग यदि 4 से 5 साल ही अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर लेंगे तो पूरे जीवन भर के लिए आप सुखी और संतुष्ट हो जाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर करके आनंदमयी जीवन व्यतीत करेंगे। अब हम 5वां प्रश्न देख लेते हैं। लेखक ने स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया? तो इसका हमें उत्तर लिखना है। लेखक जब अपनी किशोरावस्था से युवावस्था में, किशोरावस्था मतलब जो बचपन के बाद की अवस्था होती है, युवावस्था वह होती है जिसे हम जवानी भी कहते हैं, में प्रवेश कर रहे थे, तब देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अपने चरम सीमा पर था। महात्मा गांधी जी के आह्वान पर देश में असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। लेखक ने भी इस असहयोग आंदोलन में भाग लिया। सन 1921 में जब नागपुर में आयोजित कांग्रेस के सम्मेलन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ तो लेखक ने मन ही मन स्कूल छोड़ने का प्रण कर लिया। लेखक नरसिंहपुर में रहते थे। उनके पिता मंडला सीपी में एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर थे। उस समय लेखक कक्षा 10 में पढ़ते थे। उन्हें 6 रुपये का वजीफा भी मिलता था। अपने प्रण को पूरा करते हुए लेखक ने स्कूल छोड़ दिया। यह समाचार सुनकर उनके पिताजी ने उनके भविष्य के स्वप्न दिखाते हुए पुनः स्कूल के लिए कहा, किंतु लेखक नहीं माने। पिताजी उनसे रुष्ट हो गए और वैद्य से उन्हें दंड भी दिया। लेखक ने 72 घंटे तक उपवास रखा और अपने स्कूल न जाने का निर्णय पर अड़िग रहे। अगला प्रश्न है, लेखक ने देश सेवा कविता किन परिस्थितियों में लिखी, उनका क्या परिणाम हुआ?
तो इसका सही उत्तर है कि उन दिनों देश भर में असहयोग आंदोलन की गूंज थी। जब लेखक ने यह कविता लिखी तो उस समय क्या था, देश भर में असहयोग आंदोलन की गूंज थी। बच्चे, बड़े, स्त्री, पुरुष सभी बढ़ चढ़कर उस आंदोलन में भाग ले रहे थे। गांधी जी के नेतृत्व में समूचा राष्ट्र मानो एक साथ खड़ा हुआ। उन दिनों जुलूस राष्ट्रीय झंडे को लेकर निकलते थे और गाने के लिए नए नए गीतों की आवश्यकता पड़ती थी। उसी समय देश सेवा कविता के लिए कानपुर के श्री बेनी माधव खन्ना की 51 रुपये की नगद पुरस्कार वाली घोषणा निकली। लेखक के पिताजी ने लेखक से कहलवाया, छोटे गांधी जी से कहो देश सेवा पर कविता लिखे। लेखक ने पिताजी की आज्ञा को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए कविता की ठान ली। उन्होंने बिना किसी को बतलाए कविता लिखकर भेज दी। 3 माह बाद सूचना मिली कि लेखक की भेजी कविता को सर्वोत्तम आंका गया और उन्हें 51 रुपये का पुरस्कार प्रेषित किया जा रहा है। यूं कविता का चयन सुनकर प्रसन्न माता जी ने लेखक पर अभिमान जताते हुए कहा था, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा देश सेवा में तन मन से काम कर रहा। और लेखक के पिताजी ने प्रसन्न होकर लेखक के लिए एक कोड बनवाया था। अब कुछ परीक्षा उपयोगी और लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा के लिए देव पुरस्कार से भी अधिक मूल्यवान क्या था? तो इसका सही उत्तर हमें लिखना है कि लेखक की माता संगीता एवं काव्य ज्ञान से पूर्ण थी। वे उषा काल का मतलब होता है प्रातः काल, जो सुबह का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त। तो उषा काल में उठकर भोर भयो जागहु रघुनंदन गाती और लेखक से भी गान के लिए कहती। ठीक गाने पर लेखक को एक जलेबी अधिक का पुरस्कार मिलता था, जो लेखक के लिए किसी देव पुरस्कार से अधिक मूल्यवान था। अगला प्रश्न है, बचपन में डॉक्टर रामकुमार वर्मा की विशेष रुचि क्या थी, या लेखक की विशेष रुचि क्या थी? तो इसका उत्तर है, लेखक को बचपन से ही प्रतियोगिता विशेष प्रिय रही। कुश्ती लड़ने, नाटक करना, अभिनय करने में और पढ़ने में विशेष उनकी रुचि थी। तो ये हुए इस आत्मकथा के प्रश्नोत्तर, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या मैं लाइव आऊँ, इसका मुझे उत्तर कमेंट में चाहिए। हम फिर मिलते हैं नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए।